तो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 से एक डिलीशियस सा चैप्टर जो कि है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। लेकिन इससे पहले आप लोग ये बताओ कि जो कपड़े आप पहनते हो वो कैसे बनते हैं। तो इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी 6th-7th क्लासेस में, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चैप्टर देख लीजिएगा। अब समझते हैं चैप्टर को। आपको पता है कि जो हमारे वस्त्र होते हैं वो रेसों से बनते हैं, और रेसे जो हैं उनके हमने 2 प्रकार पढ़े थे, वो भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। प्राकृतिक रेसे एंड सेकंड नंबर इज़ कृत्रिम रेसे, या जिनको मानव निर्मित रेसे भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको संश्लेषित रेसे भी कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशों में जैसे हमने कीट जो है रेशम कीट से बनने वाला रेशम पढ़ा था, कपास पढ़ा था, ठीक है, तो वो जूट पढ़ा था, ये सभी हमारे प्राकृतिक रेशों के अंदर आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने कृत्रिम रेसे या फिर संश्लेषित रेसों के बारे में। तो संश्लेषित रेसे क्या होते हैं वो जानते हैं। संश्लेषित, यहाँ पूरे चैप्टर में एक बार हम ये जान लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे संश्लेषित रेसे पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे, संश्लेषित रेसों के गुणधर्म, और आखिर में हम प्लास्टिक और उन सभी के गुणधर्म पढ़ेंगे, और उसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पे, वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं कि संश्लेषित रेसे होते क्या हैं। तो भाई संश्लेषित रेसे जो होते हैं, ऐसे रेसे होते हैं मनुष्य, या फिर डेफिनेशन लिखोगे, जो रेसे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनको ही हम संश्लेषित रेसे या मानव निर्मित रेसे कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रेयोन होता है, ये हम आगे जानेंगे, आगे जो है आगे चैप्टर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये संश्लेषित रेसे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे जो है माला एक एक बीड को बुन के बनाई जाती है धागे में। इसी तरह से ये पेपर क्लिप जो है इकट्ठी करके कैसे एक लंबी सी श्रृंखला बनाई हुई है। तो इसी तरह से जो बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम बहुलक बोलते हैं, या फिर उनको पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे देखो, तो बहुलक यानी पॉलीमर को यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुलक यानी बहुत सारे, और लक का मतलब इकाई। तो बहुत सारी इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ मिलके जब क्या बना देती हैं, एक बड़ी इकाई बनते हैं, तो उसे ही हम बहुलक बोलते हैं। ऐसे ही पॉलीमर, इंग्लिश में पॉलीमर बोल दिया। तो पॉली का अर्थ होता है अनेक, और इस मर वर्ड का मतलब होता है भाग। तो इसी तरह से पॉलीमर यानी कि बहुत सारे भाग। देखो जब ये छोटे छोटे भाग मिलके एक बड़ी इकाई बनाएंगे तो उसे पॉलीमर कहेंगे। जैसे अगर हमारी इमारत के बारे में बात करें तो किसकी बनी है, ईंटों से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इकाइयाँ हम किसको कह रहे हैं, ईंटों को कह रही हैं, और क्या बना दी, इमारत बना दी, तो वो क्या बन गया, बहुलक बन गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसके उदाहरण में हम याद रखेंगे सेलुलोज को, ठीक है। सेलुलोज को हम ऐसे समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कुछ सेलुलोज इस तरह से दिखता है, यानी कि छोटी छोटी, इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना है। अब यहाँ पे हम एक इकाई को क्या बोलते हैं, तो एक इकाई को हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये क्या है, ये कपास है, ठीक है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, कपास यानी कॉटन। कॉटन इस तरह से, एक तरह से मान सकते हो, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना, और इसकी एक सिंगल इकाई, ये जो इकाई है इसको ग्लूकोज कहा जाता है। तो संश्लेषित रेसों के प्रकार में हम सबसे पहले करेंगे बच्चों रेयॉन, ठीक है। रेयॉन करने से पहले आपको पता होना चाहिए रेशम के बारे में। रेशम के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि रेशम को हम रेशम कीट से प्राप्त करते, काफ़ी बड़ा बिग सा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड हमने एक बीमारी भी पढ़ी थी, अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो रेयॉन को जान लेते हैं, ठीक है। तो रेयॉन को जानने से पहले जैसा कि मैंने कहा, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता था रेशम, और हमें पता है कि रेशम की खोज, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रेशम जो है उसकी खोज चीन में हुई थी, उसकी पूरी कहानी हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, उन पे जाके क्लिक कर लो ताकि अच्छे से समझ जा जाए कि पूरा चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, थोड़ा पीछे की नॉलेज भी पता लग जाए। तो रेशम रेसे से प्राप्त कपड़ा कैसा होता है, बहुत महंगा होता है, क्योंकि इतनी मेहनत जो लगती है। ऊपर से जो रेशम का कपड़ा है काफ़ी मनमोहक होता है, सुंदर बनावट वाला होता है, तो इसलिए महंगा पड़ रहा था। तो मनुष्य ने क्या सोचा कि इसको खुद से बनाया जाए, ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा सस्ता बना सके। तो इसको बनाने के लिए, लैब में बनाने के लिए क्या किया कि 19वीं सदी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम अलग अलग, तो हमें फाइनली सफलता मिलती है। तो इसी तरह से क्या किया साइंटिस्ट ने, जो कास्ट लुगदी होती है ना,
कास्ट लुगदी का रासायनिक उपचार किया, यानी कि इसके अंदर कुछ रसायन मिला दिए जिससे हमें रेयॉन मिला। रेयॉन को ही हम कृत्रिम रेशा कहते हैं या पहला मानव निर्मित रेशा भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा पहला जो है नायलॉन को माना जाता है, इसको नहीं माना जाता क्योंकि कास्ट लुगदी प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहला संश्लेषित रेशा नहीं कहते। लेकिन रेयॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है क्योंकि इसको लैब में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब तुम्हें याद रखने कि रेयॉन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो रेयॉन को किस लिए बनाया था, क्योंकि रेशम काफ़ी महंगा होता है इसलिए इसको बनाने की कोशिश हुई और फाइनली हमें रेयॉन मिला। इसके लिए कास्ट लुगदी का रासायनिक उपचार किया गया जो कि बनके तैयार हुआ और उसका नाम रखा गया रेयॉन, जो कि कैसा है, कृत्रिम रेशा है और मानव निर्मित रेशम की तरह दिखता है। तो इसके गुण आपको जान लेने हैं। तो पहला गुण क्या है कि जो रेयॉन होता है वो सस्ता होता है, दिखता तो रेशम की तरह है लेकिन कैसा है, सस्ता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ या फिर अलग से इसका साथ में स्क्रीनशॉट दे दूँगी। सस्ता होता है। ठीक है, रेयॉन के बारे में बात करें, इसको विभिन्न रंगों में भी रंगा जा सकता है। तीसरी चीज़, विस्तृत जो है इसकी बिस्तर की जो है चादरें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिस्तर की हम चादरें बना सकते हैं इससे। रेशम को जब कपास के साथ मिलाया जाता है तो इसकी बिस्तर की चादरें बना सकते हैं। कालीन भी बना सकते हैं इससे जब कि हम रेशम को ऊन के साथ मिला दें। तो ये था हमारा रेयॉन के बारे में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो कालीन आपको दिख रहा है ना, इस तरह के कालीन कैसे बने हैं, जब रेशम को ऊन के साथ मिलाया गया। ठीक है, रेशम प्लस ऊन कर दिया तो इस तरह से हमें सुंदर कालीन देखने को मिले। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, रेयॉन की। अब हम अपने दूसरे संश्लेषित रेशे पे आ सकते हैं। ठीक है, जो कि है क्या, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या है, वो भी एक मानव निर्मित रेशा है और इसे क्या किया गया 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, यानी कि ना तो पौधे का यूज़ हो रहा था ना ही किसी जंतु से कुछ प्राप्त हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे रेयॉन के लिए तो हमने कास्ट लुगदी ली है ना, कास्ट लुगदी पेड़ से हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे नायलॉन के लिए किसका यूज किया गया, कोयले का, जल का, वायु का, इन चीज़ों का उपयोग करके क्या बनाया गया, पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो है हमारा उत्तर नायलॉन। नायलॉन के गुणधर्म याद रखने हैं। ठीक है, मेन चीज़ें यहाँ पे यही हैं कि पहले आपको उसका पता होना चाहिए वो बना कैसे है, ठीक है, बनावट कैसे हुई उसकी। दूसरी चीज़ आपको याद रखने हैं उसके गुण, जो भी संश्लेषित रेशा है उसके गुण याद रखने हैं। तो रेयॉन के हम कर चुके हैं। यहाँ पे नायलॉन रेशा कैसा होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का भी होता है। यह है चमकीला और धुलने में सुगम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इसके क्या है, ये गुण हैं। ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पे चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? तो बिल्कुल, जो नायलॉन है इसकी खास बात यही है कि ये इतना जो है प्रबल होता है, इतना मतलब स्ट्रेंथ वाला होता है कि इससे हम पैरासूट बनाते हैं, जो उड़ने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। और चट्टानों पे जो चढ़ने के लिए जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो उस टाइम रॉक क्लाइंबर जो रस्सियाँ यूज़ करते हैं वो भी नायलॉन से मिलके बनी होती है। इसके अलावा देखो ये किस किस में यूज़ होता है, तो ये जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ़ करने वाली जो हम ब्रश यूज़ करते हैं ना इस तरह से, तो ये भी नायलॉन के, इसके ब्रश जो है ना, ब्रेस्टल जिनको हम बोलते हैं, वो भी नायलॉन के बने होते हैं। कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं, पट्टे देखे होंगे साइड में, सीट बेल्ट जिसको हम लगाते हैं, शयन थैला, स्लीपिंग बैग जो बोलते हैं, ठीक है, पर्दे जो आपने देखे होंगे, तो हर किसी के घर में होते हैं, तो पर्दे भी नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन का उपयोग इसके अलावा पैरासूट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो नायलॉन है वो एक स्टील के तार जितना मजबूत होता है, इस्पात के तार जितना मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, पैरासूट में। ठीक है, इसके अलावा इन रस्से बनाने के लिए, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, पर्वतारोही जो होते हैं, उसके रस्से बनाने के लिए भी नायलॉन का ही यूज़ किया जाता है। नायलॉन के बाद अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट संश्लेषित रेशा, जो कि है पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। तो पॉलीएस्टर और एक्रिलिक, जैसा कि हमें पता है कि संश्लेषित रेशे का ही प्रकार है,
तो ये क्या है, इसके गुणधर्म एक बार हम कर लेते हैं पहले। तो ये जो कपड़ा होता है उसको आसानी से उसमें सिलवटें नहीं आती, ठीक है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर जल्दी से सिलवटें आ जाती हैं, हमें प्रेस करे बिना हम उसको पहन नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर कोई भी सिलवटें नहीं आती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक क्या होता है, ये धुल भी जाता है। अब बात करें पॉलीएस्टर की, तो पॉलीएस्टर की हम अलग अलग जो है टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है वो टेरिलीन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टेरिलीन है, ठीक है। इसके अलावा पीईटी पैट होता है, और इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ेंगे जो कि है एक्रेलिक। तो 3 चीज़ें याद रखनी है पॉलीएस्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार ये चीज़ जान लो कि पॉलीएस्टर बनता कैसे है और क्या चीज़ है, मतलब मेन चीज़ क्या है इसके बारे में। जो टेरिलीन है वो तो साड़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। जो पैट होता है बच्चों, आपने घर में बोतलें देखी होंगी, बर्तन देखे होंगे, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर हम चावल चीनी जिन बॉक्स के अंदर डब्बों के अंदर हम डाल के रखते हैं, वो पैट से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो पैट का यूज़ बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है एक्रेलिक। एक्रेलिक भी सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और इसको भी अनेक रंगों में रंगा जा सकता है। इसीलिए हमारे लिए तीनों ही पॉलीएस्टर जो है इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? टेरिलीन, पैट और एक्रेलिक। अब ये जो पॉलीएस्टर वर्ड है, पॉलीएस्टर देखो बिल्कुल समझो, पॉली का मतलब हमने पढ़ा था अनेक, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टर है, वहाँ मर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस्टर है। तो यानी कि बहुत सारे एस्टर जब मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। अब ये जो एस्टर है वो चीज़ क्या होती है, तो जो एस्टर होते हैं वो रसायन होते हैं, ठीक है। जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो मेनली रसायन उनको मिलके बनाते हैं। तो एस्टर भी क्या हुआ, रसायन हुआ। अभी किसके अंदर मिलता है रसायन, तो जो फलों को उनकी गंध देते हैं, खुशबू जो देते हैं फलों को, तो वो एस्टर कहलाते हैं। तो ये निर्मित कपड़े जो होते हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, इन नामों से पॉलीएस्टर के नाम, जो पॉलीएस्टर के कपड़े हैं वो इन नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, तो 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, पॉलीकोट और पॉलीवूल। तो पॉलीकोट के अंदर पॉलीएस्टर होगा और कपास को मिला के पॉलीकोट बना दिया। पॉलीवूल बोल रहा है तो वूल यानी ऊन, तो एस्टर यानी पॉलीएस्टर और ऊन को मिला के क्या बनेगा, पॉलीवूल बनेगा। याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए। तो सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हो, शाल या कंबलों का उपयोग करते हो, ये सब किससे बनते हैं, पॉलीवूल से बनते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से भी निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन जैसे दिखते रहेंगे, लेकिन वो मेनली किससे नहीं बने होते, वूल से नहीं बने होते, वो संश्लेषित रेशे में काउंट किए जाते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो ऊन जैसा स्वेटर दिख रहा है, लेकिन ये किससे बना है, एक्रेलिक से बना है। एक्रेलिक का यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, अनेक रंगों में रंगा जाता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि एक बात जो गलत है हमारे संश्लेषित रेशों के बारे में वो क्या है। तो संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो जो हैं गरम करके जलते नहीं हैं, बल्कि वो चिपक जाते हैं। यानी कि जो संश्लेषित रेशा होता है वो पिघलने लग जाता है, ठीक है। अगर आपने ये क्रियाकलाप अपनी पिछली क्लास में किया हो तो याद होगा कि अगर हम प्राकृतिक रेशों को जलाएं, जैसे अगर हम ऊन को जलाएं तो वो जल जाएगी, लेकिन अगर हम संश्लेषित रेशे यानी कि हम एक्रेलिक से बना स्वेटर है, अगर हम उसको जलाने की कोशिश करें तो वो जलेगा नहीं, वो पिघल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो वो पिघल जाता है तो वो शरीर के साथ चिपक जाता है, ठीक है। शरीर के साथ चिपक जाएगा तो वो बल्कि शरीर को और बुरा जो है असर पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी मतलब कि फायर यानी कि रसोई घर वगैरह में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे संश्लेषित जो वस्त्र हैं उनको नहीं पहनना चाहिए। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म पे, पेट्रो रसायन के बारे में जानेंगे कि सभी संश्लेषित रसायन जो होते हैं, रेशे जितने होते हैं संश्लेषित, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से बनते हैं,
ठीक है। कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रो रसायनों से ही मेनली बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो संश्लेषित रेशों के देखो गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है कि वो मजबूत होते हैं। जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो मजबूत होते हैं, जैसे कि हमने नायलॉन को देखा जिससे पैरासूट बन रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मजबूत, दूसरी सस्ते होते हैं, इनमें कम सिलवटें पड़ती हैं। इसके अलावा इनका जो भार होता है वो भार में भी हल्के होते हैं, ये नरम होते हैं। और हम ये भी कह सकते कि इनको कीटों से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, यानी कि कीटों से इन पे कोई भी नष्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा विभिन्न रेशों में इनको रंगा भी जा सकता है, तो हम इनको क्यों यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में। इसके अलावा ये जो है ना संश्लेषित रेशे वो पानी को भी कम सोखते हैं, जैसे कि हम बारिश में हम यूज़ करते हैं छाता, ठीक है। तो वो जो छाता होता है वो भी एक संश्लेषित रेशे का ही प्रकार है। इसके अलावा टिकाऊपन तो है। अब हम जानेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता भी है कि इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। जब कोई भी जो है हम प्लास्टिक की थैली अगर डाल देते हैं जनरली तो वो ब्लॉक कर देती है, नालियों को ब्लॉक कर देती है, कोई भी पशु उसको निगल सकता है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है एक तरह से कह सकते हो। बट इसके बिना हमारे जितने भी काम है वो भी अधूरे रह जाते, क्योंकि भाई इसकी प्रॉपर्टी इतनी सारी है। क्योंकि किसी भी धातु को अगर हम लें तो वो संक्षारित हो जाती है, जैसे ही उसको जल मिलेगा, नमी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। लेकिन जो प्लास्टिक है उसका कोई भी संक्षारण नहीं होता, यानी कि जो प्लास्टिक है वो अक्रियाशील है, ठीक है। वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, तो उसको हम अक्रियाशील कहेंगे। तो जंग ना लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोग में है। विद्युत का कुचालक होता है प्लास्टिक, ऊष्मा का भी कुचालक है, इसके अलावा हल्की भी होती है। इसी वजह से इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। एक बार अपनी नज़र घुमा के देखो, ये कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास आसपास जो है वो प्लास्टिक की बनी होंगी। प्लास्टिक अलग अलग तरह का होगा। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक की जो है दो तरह की व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं। एक तरह की व्यवस्था में जितना भी प्लास्टिक की यूनिट हैं, जितनी भी स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी इकाइयाँ जितनी हैं, वो एक रेखा में उपस्थित है, एक रेखा में व्यवस्थित है। दूसरी तरह की आप देख सकते हो जिसको हम तिर्यकबद्ध भी बोल सकते हैं, तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध, यानी कि हर एक यूनिट के चारों तरफ जो है एक एक यूनिट छोटी इकाई जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से जो है ये इसकी प्लास्टिक की हमारी दो क्या है व्यवस्थाओं में इसकी व्यवस्था होती है। तो प्लास्टिक जो है इसके देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर में इस तरह की विभिन्न वस्तुएं जो है मेनली प्लास्टिक से बनी होती हैं। प्लास्टिक का एक उदाहरण जो है पॉलीथीन है, अच्छा उदाहरण है पॉलीथीन। पॉली यानी कि बहुत सारी और एथीन मतलब एथीन, ठीक है। एथीन की बहुत सारी यूनिट मिलकर क्या बना रही है, पॉलीथीन बना रही है, जो कि प्लास्टिक का एक उदाहरण है। जो सामान्य उपयोग में आई जाने वाली पॉलीथीन थैलियाँ जिनको हम काम में लाते हैं। तो अगर बात की जाए कि प्लास्टिक की जितनी भी मैं बता रही हूँ कि चारों तरफ आपके चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो कुछ उनमें से मुड़ जाती हैं मोड़ने से, कुछ जो है जलती अलग तरह से हैं, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं वो मुड़ती नहीं हैं बल्कि क्या हो जाएंगी, वो टूट ही जाएंगी। तो इस तरह से जो प्लास्टिक है बच्चों वो दो तरह का होता है, दो तरह में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो है प्रकार थर्मोप्लास्टिक और दूसरा प्रकार आपको याद रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऐसा प्लास्टिक जो कि गर्म करने पे आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो पॉलीथीन होती है, पीवीसी होती है, ठीक है। पॉलीथीन भी ऐसे ही होगी, उसका जो है विकृत हो सकती है। इसके अलावा जो वाटर बोतल होती हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे ही गर्म पानी डालते हैं वो मुड़ जाती हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक की और अगर उदाहरण के बारे में बात करें, जितने खिलौने होते हैं, कंघियाँ जो होती हैं, ये सभी भी थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होगा, ऐसा प्लास्टिक, ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। इसके उदाहरण में भी इसके भी दो प्रकार हैं, एक बेकेलाइट और एक मेलामाइन, ठीक है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताया है इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसकी क्या क्वालिटी है कि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो इससे ना ही ऊष्मा पास कर सकते ना ही विद्युत,
तो ये बिजली के जितने स्विच होते हैं, इसके अलावा बर्तन के हत्थे हैं जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, तो इनको बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे किचन में जो हत्थे होते हैं वो ब्लैक कलर के, वो किस प्रोडक्ट के बने होते हैं, किस प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होंगे। इसके अलावा जो मेलेमाइन है वो भी बहुत उपयोगी है। ये जो है आग का प्रतिरोधक होता है। तो जितने बर्तन अगर माइक्रोवेव यूज़ करते हो तो याद पता होगा आपको कि जितने बर्तन होते हैं जो हम माइक्रोवेव के अंदर होते हैं वो उनके आर पार जो है उष्मा से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो किस प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बने होते हैं हमारे मेलेमाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। इसके अलावा जितनी भी फर्श की टाइलें हैं, रसोई के बर्तन हैं, कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता। तो ये दो प्रकार थे हमारे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के। तो ये देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं थर्मोप्लास्टिक के, और ऊपर जो है थर्मोसेटिंग के, जिसमें कि मेलेमाइन और जो है हमारा दूसरा क्या है, बेकेलाइट। तो विकल्प पदार्थ क्या हो सकता है, यानी कि प्लास्टिक तो जो है वो क्या कर रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, तो उसकी जगह हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आज यदि हम कोई खाद्य पदार्थ, जल, दूध, अचार, कुछ भी चीज़ें अगर हम शॉप पे लेने जाएं तो हमें सुविधाजनक लगता है कि हम प्लास्टिक की थैली में हमें मिल जाए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटी हैं, जैसे कि हल्का होता है, ठीक है, उसका कोई भार नहीं है, कीमत कम होती है, अच्छा सामर्थ्य होता है, यानी कि बहुत सारा बोझ उठा सकता है, टिकाऊ भी होता है। तो धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण हम प्लास्टिक का उपयोग इसके अलावा कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी करते हैं। उपयोग की जो सूची है, यानी कि बात करें कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो बहुत अनलिमिटेड एरिया है, ये बहुत जगह यूज़ होता है प्लास्टिक का। यदि हम चप्पल देखें, फर्नीचर, सजावट की चीज़ें जहाँ भी देख लो वहाँ पे ही प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है वो समझो। एक तो प्लास्टिक जो होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है, ना तो वो विद्युत से, ठीक है, विद्युत का तो कुछ अलग होता है, लेकिन अनअभिक्रियाशील का क्या मतलब है कि जैसे लोहा है, लोहा जो है अगर बारिश के मौसम में देखें तो संक्षारित हो जाता है, इस पे जंग लग जाता है, लेकिन ऐसा प्लास्टिक पे नहीं होता। क्या अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों को अगर जल और वायु के साथ छोड़ दें तो क्या होगा, अभिक्रिया कर लेगा या संक्षारित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, तो उसका कोई संक्षारण नहीं होता। तो इसीलिए हम प्लास्टिक को अनअभिक्रियाशील कहते हैं और इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। दूसरी चीज़ कि जो प्लास्टिक है वो हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी, यानी बहुत टिकाऊ कह सकते हो कि लंबा टिक के रहने वाली चीज़ है, हल्का भी होता है, प्रबल भी होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा तीसरी क्वालिटी क्या है प्लास्टिक की, वो कुचालक होता है। जैसे कि हमने बेकेलाइट और मेलेमाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो प्लास्टिक उष्मा और विद्युत दोनों का ही क्या है, कुचालक है, इसलिए इसको हम जो है बर्तनों की डंडी में यूज़ करते हैं। बिजली के तार के जो तार होते हैं उनको भी प्लास्टिक से ही ढक के रखते हैं, जैसे कि ब्लैक देखा होगा आपने, रेड कलर के तार देखे होंगे, तो वो प्लास्टिक की ही कवरिंग होती है। और खाना बनाने वाले पात्रों के जितने हत्थे होते हैं वो भी हमारे प्लास्टिक से ही बनते हैं। कौन से प्लास्टिक से बनते हैं, तो आपके हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन में से बनते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे ये क्या आप जानते हो, ये भी आपको रीड कर लेना। बहुत ये अलग अलग जगह बताई गई हैं जहाँ पे यूज़ होता है प्लास्टिक का। अब बात करें अगर प्लास्टिक और पर्यावरण की, तो पहले पर्यावरण के साथ जोड़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव नवीनीकरणीय और जैव अनवीनीकरणीय वस्तुएं क्या होती हैं। तो जैव नवीनीकरणीय वस्तुएं वो होती हैं जो जिनको, मानो कोई एक वस्तु है, इस पे कुछ जीवाणु काम करेंगे और इसका अपघटन कर देंगे, यानी इसको गला सड़ा के इसको तोड़ देंगे और फाइनली ये क्या हो जाएगा, फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी वस्तुओं को हम जैव नवीनीकरणीय बोलते हैं, यानी कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उन्हें हम जैव नवीनीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे जो छिलके होते हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, या कह सकते हैं उनका अपघटन हो जाता है। इसके अलावा जैव अनवीनीकरणीय कौन से पदार्थ होते हैं, जो कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अनवीनीकरणीय। जैसे कि प्लास्टिक ही इसका बड़ा उदाहरण है जो कि जैव अनवीनीकरणीय। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है आपकी सारणी 3.3। तो यहाँ पे अपशिष्ट के अनेक प्रकार दिए हुए हैं। तो इन प्रकारों में देखो, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ये सब
तो इनको अपघटन यानी कि गलने सड़ने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 हफ्ता लगता है। किस में काउंट करेंगे इनको? जैव निम्नीकरणीय के अंदर काउंट करेंगे। कागज़ जो है वो भी गल जाता है, जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा भी गल जाएगा तो जैव निम्नीकरणीय है। इसके अलावा लकड़ी भी जैव निम्नीकरणीय, ऊनी वस्त्र भी। अब आते हैं टीन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे। धातु के बारे में बात आ गई तो धातु क्या होती है? अनिम्नीकरणीय होती है और इसको बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक थैलियों के बारे में बात करें तो इसके अनकाउंटेड ईयर हैं, पता ही नहीं है कि कितने साल में अपघटन होगा, तो इसलिए ये भी क्या है? एक जैव अनिम्नीकरणीय है। तो प्लास्टिक ऐसे बहुत ज़्यादा भयानक बन जाता है हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी, और हमारे आसपास के जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, अगर जल में डालेंगे तो जल वाले जितने जंतु हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके अलावा अगर हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में फेंक देते तो हमारे दूसरे जो स्थलीय जीव होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम इसको जलाएं तो इससे भी विषैली गैसें उत्सर्जित होंगी, तब भी ये क्या करेगा? एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कोज करेगा। तो इसका सही तरीका क्या है? तो इसको सही से हम कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं 5R प्रिंसिपल का या 5R सिद्धांत का, जिसके अंदर इन 5R, ठीक है, 5R लिख लेने हैं। एक R का क्या मतलब? तो फर्स्ट R का मतलब है रिड्यूस, यानी कि इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। दूसरा है रीयूज़, ठीक है, तो जैसे कि हम सब्जी ले आए हैं पॉलीथीन में तो उसी पॉलीथीन का हम यूज़ कर सकते हैं फिर से सब्जी लाने के लिए, तो रीयूज़ करना है हमें। इसके अलावा रिसाइकिल, ठीक है, तो कोई जैसे बोतल जो है वो आपने लोगों को चुनते हुए देखा होगा, इकट्ठे करते हुआ, तो उसका क्या हो जाता है? रिसाइकिल होता है। तो चीज़ों को, प्लास्टिक की बनी चीज़ों को हमें रिसाइकिल करके फिर से रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करवाना है। रिकवर कर सकते हैं, इसके अलावा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हम अल्टरनेटिव ले सकते हैं कि हम यूज़ ही ना करें प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक की थैली की जगह हम जो है जूट से बनी हुई थैली या अपने कपड़े से बनी हुई थैली, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम मंडी जाते हैं तो हम जो है वहाँ से अपनी सब्जियों को किस में लेके आ सकते हैं? अपने कपड़े से बने हुए थैला बना के लेके आ सकते हैं, जूट से बना थैला उसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन जितनी भी ये लापरवाही हो रही है प्लास्टिक को लेके उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखो, आप जो है वो भविष्य की नींव हो या किसी देश की नींव जो होते हैं ना, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप कदम उठाएंगे तो छोटा बच्चा ही कदम उठा रहा है, तो कोई बड़ा अगर लापरवाही कर रहा है तो वो आपको देख के क्या करेगा, वो अपने रुतबे को, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तो आप स्टार्ट कीजिए तो आपको देख के भी दूसरे आसपास के लोग ज़रूर चेंज होंगे। तो प्लास्टिक एक गंभीर जो है समस्या अभी बनी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह कोज कर रहा है पोल्यूशन। जैसे कि अगर गाय के बारे में बात करें तो गाय कचरा खाती तो उसके पेट में वो चला जाएगा, वहाँ पे वो उसको क्रिएट करेगा प्रॉब्लम और उसकी लास्ट में मृत्यु हो सकती है, ठीक है। पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, कई बार हम खाते हैं, कुछ पॉपकॉर्न खा रहे हो, कुछ और खा रहे हो, तो पॉलीथीन में होता है, पॉलीथीन को आप फेंक देते हो जो कि नालियों को रोक देता है, ठीक है। तो वो जो है इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्लास्टिक। तो आपको ऐसे ऐसे कदम उठाने हैं, कम यूज़ करना है प्लास्टिक का। अगर यूज़ भी कर रहे हो तो उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सिद्धांतों का आपको ज़रूर उपयोग करना है। तो इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैप्टर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।